शिवा की तारीफ करते वक्त भैरवी के चेहरे पर अचानक से प्यार भरे भाव नजर आने लगे और उसका चेहरा लाल हो गया, जिसके कारण उसके होंठ और भी ज्यादा आकर्षक लगने लगे। उस वक्त भैरवी इतनी प्यारी, मनमोहक और खूबसूरत लगने लगी कि कोई भी खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाता। शिवा को भी भैरवी का चेहरा देखकर उसकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। इसी वजह से उसने भैरवी के सर पर हल्की थपकी मारते हुए कहा, अब ये क्यूट बनने का दिखावा मत करो, इस तरह का बर्ताव तुम पर सूट नहीं करता। ये सुनकर भैरवी ने शिवा के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझ पर क्यूटनेस भी अच्छी लगती है, प्यारा बर्ताव भी अच्छा लगता है और तुम्हारी तरह कठोर व्यवहार भी मुझ पर काफी जचता है। मैं हर स्टाइल में अच्छी लगती हूँ, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम ट्राई कर सकते हो। जब शिवा ने यह सुना तो उसने अपना सर निराशा में हिलाया, फिर भैरवी को वापस जाकर आराम करने को कहा। उसके बाद वो भी घर के अंदर चला गया। जब वो घर में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार पहले ही सो चुका था। इसी वजह से शिवा ने उन्हें उठाया नहीं, और क्योंकि शिवा को भी आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगले दिन लगभग सुबह 9 बजे तक शिवा सोता रहा। फिर उठने के बाद शिवा ने अपनी पार्टी अम्मा को शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के ठीक हो जाने की खबर सुनाई, जिसे सुनकर वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। फिर वो बताने लगी कि कैसे 30 साल पहले शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल ने उनकी जान बचाने के लिए वक्त पर ब्लड डोनेट किया और आखिरकार शिवा ने उनके एहसान को चुका ही दिया। उनकी बातें सुनकर शिवा ने भी सामान्य तरीके से ही जवाब दिया और अपनी पार्टी अम्मा को वेणुगोपाल खानदान के श्राप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दरअसल उसकी पार्टी अम्मा की बीमारी शतपति नागार्जुन वेणुगोपाल के खून के कारण ही पैदा हुई थी। भले ही उनके शरीर के अंदर वेणुगोपाल खानदान का खून बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक तरह से उनके शापित खून के कारण ही इतने सालों से पार्टी अम्मा दर्द का शिकार थी। लेकिन शिवा ये बात उन्हें बताकर चिंता में नहीं डालना चाहता था। बहरहाल उस दिन के बाद से लगभग 15 दिनों तक शिवा घर पर ही रहा, ताकि वो काली ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर नष्ट कर सके। इसी बीच उसने अपना समय पार्टी अम्मा के साथ बिताया और अपने पापा को कुछ इलाज के नए तरीके भी सिखाए। इसी बीच नया महीना भी शुरू हो गया और एक रात मीनाक्षी ने कॉलेज से घर आकर शिवा को बताया, भैया यूनिवर्सिटी एग्जाम में केवल 3 दिन रह गए हैं, क्या आप तैयार हैं? इस बार मैं आपके साथ पहले स्थान के लिए मुकाबला करूंगी। जब शिवा ने सुना तो उसने शांति से कहा, अच्छा एग्जाम्स 3 दिन में, फिर तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ये कहने के बाद शिवा को याद आया कि पिछली बार उसके एग्जाम्स के बाद एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब आखिरकार एक और बार एग्जाम देने का वक्त आ गया था। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने खुद से ही कहा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बाद भास्कर शास्त्री और जयती अय्यर की शादी होगी। आखिरकार वो दिन आने ही वाला है। इतना कहने के बाद शिवा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऐसे ही ये 3 दिन भी पलक झपकते ही बीत गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का दिन भी आ गया। उस दिन मीनाक्षी और शिवा सुबह सुबह एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकल गए। जब वो एग्जामिनेशन हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचे तो वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। साथ में उनके साथ उनके माता पिता भी थे। सभी के माता पिता के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। असल में माता पिता को पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने और पढ़ाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। साथ में उन्हें अपने बच्चों की काफी फिक्र भी होती है, और अभी तो उनके बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे, इसलिए उनकी चिंता खत्म हो ही नहीं रही थी। जब मीनाक्षी ने ये सब देखा तो उसने भी अपने भैया का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कहा, भैया आपको एग्जाम में पूरी जी जान लगा देनी होगी और हम दोनों को ही अच्छे नंबर लाने होंगे ताकि पापा खुश हो जाएं। ये सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादी अम्मा ठीक है, तुम भी अच्छे से एग्जाम देना। दरअसल दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका था और जिंदगी में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता था, लेकिन शिवा के लिए
यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। यह उसके विशाल समंदर जैसे जीवन में एक छोटी सी पानी की बूंद जितना महत्वपूर्ण था। इस बारे में सोचते हुए शिवा मीनाक्षी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में गया और कुछ ही देर में पहले सब्जेक्ट का एग्जाम शुरू हो गया। जब शिवा ने एग्जाम के पेपर को देखा तो उसे वो काफी आसान लगा, और लगता भी क्यों नहीं, आखिर शिवा जैसे बुद्धिमान इंसान के लिए कोई भी भाषा या चीज सीखना काफी आसान था। जब वो नागलोक में था तो उसने अनेकों भाषाएं सीखी थी और अपनी तपस्या से अपार ज्ञान हासिल किया था। इसी वजह से शिवा के लिए मामूली से एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं थी। शिवा ने गहरी सांस लेकर एग्जाम देना शुरू किया और जैसे ही उसका पेपर खत्म हुआ तो उसने एक बार अपने सारे जवाबों की जांच की और फिर एग्जाम पेपर सबमिट कर दिया। ऐसे ही 2 दिनों तक लगातार एग्जाम हुए और बहुत आसानी से शिवा ने हर एक एग्जाम को दे दिया। आखिरी एग्जाम के वक्त शिवा ने समय से 10 मिनट पहले ही पेपर सबमिट कर दिया और एग्जामिनेशन हॉल से वो बाहर निकल गया। फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वाले मैदान में आकर वो मीनाक्षी का इंतजार करने लगा। इस वक्त पर शिवा को एहसास हुआ कि वहां पर कई सारी महंगी और शानदार गाड़ियां एक लाइन में खड़ी थी। वो सभी लंबोर्गिनी, फेरारी, मर्सिडीज जैसी करोड़ों रुपयों की गाड़ियां थी। इसके अलावा वो कॉलेज कैंपस के ग्राउंड में खड़ी थी, जो कि काफी बड़ी बात थी। साथ में वहां पर कुछ प्रोफेसर्स भी खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक प्रिंसिपल सुधांशु नाथन भी थे। वो सभी एक जवान लड़के को घेरे हुए थे जो हंस खेल कर सबसे बातें कर रहा था। वहीं आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस जवान लड़के की भयानक आभा के कारण उसके करीब जाने की हिम्मत तक नहीं की थी। शिवा ये सब देख ही रहा था कि तभी मीनाक्षी ने पीछे से आते हुए कहा, भैया, इन सबने भास्कर शास्त्री को घेरा हुआ है, वो वापस आ गया है। ये कहते वक्त मीनाक्षी काफी नाखुश लग रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर शिवा ने हैरानी से कहा, ओह अच्छा, तो वो यहाँ पर आया है। असल में शिवा को भास्कर शास्त्री के वहां होने पर काफी हैरानी हो रही थी। दरअसल शिवा का चचेरा भाई भास्कर शास्त्री उससे 1 घंटे पहले पैदा हुआ और हमेशा से ही उसे शास्त्री खानदान में काफी लाड़ प्यार मिला था। बचपन से ही उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे हासिल कर लेता था। यहाँ तक कि शिवा की मंगेतर कहलाने वाली जयती अय्यर को भी उसने अपना बना लिया था। दिखने में भास्कर शास्त्री काफी लंबा और हैंडसम था, और क्योंकि बचपन से ही वो कलरीपट्टू का अभ्यास करता आया था, इसी वजह से वो काफी ताकतवर और भयानक आभा अपने साथ लिए हुए था। उस भीड़ में खड़े होकर भी भास्कर शास्त्री सबसे अलग लग रहा था, चाहे बात प्रिंसिपल नाथन की जाए या फिर किसी और की। वो सब तो बस उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। शिवा भी भास्कर शास्त्री को देख ही रहा था कि तभी एक प्रोफेसर ने कहा, भास्कर, जब भी आपके पास खाली वक्त हो तो आपको कभी कभार तो कॉलेज आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के सभी स्टूडेंट के लिए तमिलनाडु राज्य का टॉपर एक प्रेरणा की तरह है। वो सभी आपकी यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेना चाहते हैं। ये सुनकर भास्कर शास्त्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कलरीपट्टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर कोई भी राह चलता दाखिला ले सकता है। भले ही सबको लगता है कि वहां जाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ इंसान का टैलेंटेड होना भी जरूरी है। पर खुशकिस्मती की बात है कि कम से कम हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट तो कलरीपट्टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाने में कामयाब रहेंगे ही। भास्कर शास्त्री की बात सुनकर बाकी प्रोफेसर्स ने भी कहना शुरू कर दिया, बेशक जयती इस बार अच्छे नंबरों से एग्जाम पास कर जाएगी। इस साल तो उसके पूरे राज्य में टॉपर बनने के भी काफी आसार हैं। हाँ, सही कहा। और अगर ऐसा हुआ तो शास्त्री खानदान का मान प्रतिष्ठा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सच में शास्त्री खानदान के कारण कोयम्बटूर शहर का भी काफी नाम हो रहा है। अब अगर भविष्य में हम कहीं पर भी गए और वहां हमने अपने अपने 2 स्टेट टॉपर्स का जिक्र किया तो हमारा भी कितना नाम होगा। और ऐसे ही वो सभी शास्त्री खानदान और भास्कर शास्त्री की तारीफों के पुल बांधने लगे। वैसे भास्कर शास्त्री के वहां होने के कारण सिवाय उसकी तारीफ करने के उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वहीं उन सब की बातें सुनकर भास्कर शास्त्री ने एक नजर कॉलेज को देखा और फिर शांति से कहा, यह अच्छी बात है। पिछले साल केवल 1-2 नंबर के कारण जयती पूरे तमिलनाडु में प्रथम आने से चूक गई थी, इसलिए
इस साल वो फिर से पढ़ाई कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि पहला स्थान प्राप्त करने में उसे कोई दिक्कत होगी। ये सुनकर एक नए प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा, जयती काफी काबिल है और बेशक वो कलरीपेट टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगी। वैसे मीनाक्षी भी हाल फिलहाल में काफी अच्छा कर रही है, उसे भी काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जब भास्कर शास्त्री ने सुना तो उसकी भौहें तन गई और उसने अजीब तरीके से कहा, आप किस मीनाक्षी की बात कर रहे हैं? ये सुनकर नए प्रोफेसर ने कहा, मैं मीनाक्षी शास्त्री की बात कर रहा हूँ, वो भी पढ़ने में काफी अच्छी है। सच में शास्त्री खानदान के लोग पढ़ने में काफी अच्छे हैं और उनकी परवरिश काफी अच्छे से की गई है। ये कहते हुए वो प्रोफेसर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी बात सुनकर बाकी सबके चेहरे की मुस्कुराहट जम गई। दरअसल शास्त्री खानदान काफी प्रसिद्ध था। इसी वजह से जब शास्त्री खानदान ने शिवा और उसके परिवार के बाकी सभी लोगों को घर से निकाला था तो ये बात हर जगह फैल गई थी। इसके अलावा 2 साल पहले शिवा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग शिवा और भास्कर शास्त्री के रिश्तों के बारे में जानते थे। इसलिए प्रोफेसर की बात सुनकर वो उम्मीद करने लगे कि कहीं भास्कर शास्त्री को इस बात का बुरा न लग जाए। वहीं प्रोफेसर की बात सुनकर भास्कर शास्त्री की मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर उसने रौबदार अंदाज में कहा, मिस्टर शरद जयदेव, एक प्रोफेसर होने के नाते आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। आप ये बात ध्यान में रखें कि मीनाक्षी हमारे शास्त्री खानदान का हिस्सा नहीं है, लेकिन मीनाक्षी तो नारायण शास्त्री की बेटी थी और भास्कर के दादाजी तो खुद नारायण शास्त्री के परिवार को शास्त्री खानदान में मिलाना चाहते थे। तो आखिर भास्कर शास्त्री ने ऐसा क्यों कहा? क्या मीनाक्षी के अतीत का कोई ऐसा राज था जो सिर्फ भास्कर जानता था, या फिर ये सिर्फ उसके शिवा और उसके परिवार के लिए नफरत थी? आखिर भास्कर शास्त्री के वापस आने की क्या वजह थी? कहीं वो अपने पापा चंद्रकांत शास्त्री के साथ मिलकर शिवा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने तो नहीं आया था? क्या शिवा पर से काली शक्ति का साया पूरी तरह से हट चुका था? और क्या वो सच में अब पहले की तरह स्वस्थ था? क्या शिवा और मीनाक्षी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास कर पाएंगे? और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या मीनाक्षी पछाड़ पाएगी जयती को? जानने के लिए सुनिए इस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड।